हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों। आप लोगों को अपने चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत और वंदन और अभिनंदन करते हैं। और जैसा आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, और इसी के संग हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ। मैथ में हम लोग एडवांस मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ग्रुप डी में आता है। इसी को क्रम में ध्यान देते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन स्टार्ट करने का हमारा पर्पज ये है कि सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन में क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों को फंसता है। इसीलिए हम लोग ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, किसी भी लेवल में आपको मेंसुरेशन मिलेगा। ठीक है, इसको देखते हुए हम पहले फार्मूला को जीरो से एडवांस क्लासेस चलाएंगे। इसमें आपको फार्मूला मिलेंगे। इसमें जो ये क्लास जो हम चालू किए हैं, इसमें पहले आपको फार्मूले के बारे में बताएंगे, क्योंकि पहले फार्मूला जानना जरूरी है, तभी जाकर हम लोग मेंसुरेशन लगा पाएंगे। क्योंकि सारा खेल क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन का ही फार्मूले का ही होता है। इसी पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और मैं अपना परिचय बता दूं, मैं भारती सर हूँ। ठीक है, और मैं यूट्यूब पे तो नया ही हूँ। ठीक है, तो अब यूट्यूब पर नया हूँ तो नया ना समझिएगा, क्योंकि कुछ इस फील्ड में मैं मतलब तैयारी करते हुए, अपना स्टडी करते हुए, कई एग्जाम देने के बाद कहाँ से क्वेश्चन कैसे फंसता है, इसका नॉलेज हमारे पास बहुत हो चुका है। ऐसी बात नहीं है। और इसी के संग हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति दो प्रकार की होती है, 2D और 3D। 2D में क्या होगा, 2D में हम उसे पेपर पर, यानी पेपर पर जो सिंपल चीजें पेपर पर जिसको हम डायग्राम के तौर पर उतार सकते हैं, उसे हम 2D कहेंगे। 3D में क्या होता है, जैसे हम कोई मकान बना रहे हो तो मकान जो बनेगा वो 3D में आएगा, या कोई बॉक्स हो गया, ठीक है, या कोई भी आर्टिकल हो गया, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो 3D में आता है। तो इसी के संग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, क्षेत्रमिति देखिए, हम डिफाइंड भी करके रखे हैं अलग अलग। देखिए 2D में कौन आएगा और 3D में कौन आएगा। देखिए आपको दिखाते हैं। हाँ देखिए, ये है 2D में हमारा, क्या है 2D में। 2D में कौन कौन सा है, ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये हम अपने हाथ से बनाए हैं, एक एक चीजों को छांट कर। जो एनसीईआरटी में भी आप पढ़ेंगे, कि इसको एनसीईआरटी भी बोल सकते हैं, जो हमारे कक्षा 8 और 9 के बुक में ये दिया हुआ है, जो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ना चाहिए, वो इस समय पढ़ना है, क्योंकि अब नौकरी की तैयारी के लिए हम लोग पढ़ा है। इसलिए ये हमारा है क्षेत्रमिति। ठीक है, 2D में हमारा कौन कौन सा आएंगे, 2D में 2D, ठीक, 2D में कौन कौन सा आएंगे, इधर देखिए। 2D में हमारा वर्ग आएगा, वर्ग स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, वर्ग, ये आपका है वर्ग। मैं यहाँ छोटा बना रखा हूं, क्योंकि नोट से लेके मैंने पीडीएफ में डाल रखा है, इसीलिए। तो ये देखिए, ये क्या है हमारा वर्ग। तो वर्ग को हम डिफिनीशन के तौर पर जान सकते हैं कि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ये तो सब जानते हैं, जिसकी चार भुजाएं क्या हो बराबर, उसे हम वर्ग कहेंगे। ठीक, तो चारों भुजाएं का मतलब ये हुआ। अगर हम इसे ए मानते हैं, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वर्ग हो गया। अब इसके बाद 2D में वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, और वृत्त हो गया। ये जो हम इधर आपको बताए हैं भी, ये 2D में आते हैं। इनका अलग अलग फार्मूले होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। इसको हम डिफाइन करके आपको आगे अभी बताएंगे। तो अभी हम फिलहाल जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे। 2D में हम आगे चलते हैं। ठीक है, 2D है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, बहुभुज। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है बहुभुज। अभी ये जो 3D है ना, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अभी इसका भी इसको क्षेत्रमिति 2 के नाम से रखा है, तो इसको हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, और आगे
ठीक है। और ये जो 3D है इसके बारे में हम आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम बता देते हैं क्या क्या चीजें इसमें, कौन कौन से डायग्राम आते हैं। जैसे इसमें आता है आपका घन आता है, घनाभ आता है, लंबवृत्तीय बेलन आता है, शंकु आता है, गोला आता है, अर्धगोला आता है, प्रिज्म आता है, ये पिरामिड होता है। ये देखिए कट चुका है, ये पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड भी आता है। ठीक है, अब इसके संग हम इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक हम छोटा सा टॉपिक रख रखे हैं, आपको बता देते हैं। इसमें एक छोटा सा जो ग्रुप डी में कई बार और एनटी, देखिए ये छोटा सा टॉपिक मैं डाल रखा हूं, क्योंकि इससे ग्रुप डी और एनटीपीसी यहां तक सीबीटी 2 तक ही इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। तो इसको जाना बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इससे आते हैं। तो हम बता दें आपको कि बहुभुज क्या है, बहुभुज। अब बहुभुज किसे कहते हैं इसके बारे में जानिए। देखिए, आकृतियां जो 3 या अधिक भुजाओं एन से घिरी हो उन्हें बहुभुज कहेंगे। कम से कम बहुभुज किसे कहा जाएगा, कम से कम 3 उसमें क्या हो, भुजा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। ठीक है, कम से कम क्या हो, 3 भुजा। 3 से कम होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, जो वो कोण हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए 3 भुजा हो गया। मैं आपको बता दूं यहाँ, अगर आपको बता ये देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने ये कर दिया, ये 2 भुजा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसको कोण कह देंगे। क्या कह देंगे, कोण कह देंगे। तो ये दो वाला बहुभुज नहीं होगा। कम से कम कितनी आकृतियां हो उसमें, कम से कम 3 हो, उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। ठीक, ठीक है। 3 या 3 से अधिक हो, मतलब ये होना चाहिए 3 के बराबर हो या 3 से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। बहुभुज के बाद हम आगे इसी में चलते हैं आगे, समबाहुभुज। ठीक, समबाहुभुज किसे कहते हैं, वो बहुभुज जिसके सभी भुजा एवं अंतः कोण समान हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। समबाहुभुज समझ गए ना, वह बहुभुज जिसके सभी भुजा, जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुभुज, ये देखिए मान लीजिए ये बहुभुज हमने बना रखा है, समझिएगा ये बहुभुज है। क्या है कि देखिए इसमें बहुभुज क्यों है, क्योंकि एक कोण एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ये 4 भुजा। 4 भुजा दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसे 4 भुजा, जैसे इसको ए बी सी और ये डी। ठीक, मैं इधर से समझाने की कोशिश करूंगा, इधर लिखने में हमको कठिनाई हो रही है। तो ये देखिए ये बी है, ठीक है, ये सी डी। ठीक, ये क्या है, तो ए बी क्या हो गया, एक भुजा हो गया, बी और डी ये भी क्या हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगा। सी और डी क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। सी और ए क्या हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगा। ये क्या है, सबके सब क्या है, भुजा। तो यही कह रहा है कि वो बहुभुज जिसके सभी भुजा अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा। और अंतः कोण मतलब इसके अंदर का कोण, अंतः मतलब तो अंदर की कोण। ये मान लीजिए अगर ये कोण है तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। हमारी बात को समझ गए, यानी ये तो कोण बराबर होगा, ये भुजा तो बराबर होगा, कोण भी क्या होंगे आपस में, चारों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, वही क्या कहलाएंगे, समबाहुभुज कहलाएंगे। आपको इस बात को समझ में आया होगा। ठीक, जहां हम यन जो हम लिख रखे हैं, तो ये यन क्या है, भुजाओं की संख्या के बारे में हम डिनोट करा रहे हैं आपको। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, ठीक है, अंतः एवं बाह्य कोण। क्या दिया हुआ है, अंतः एवं बाह्य कोण का योग 180 होता है। अंतः और बाह्य, इस बात को आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, अंतः एवं बाह्य कोण का योग 180 होता है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अगर कोई पूछ दे कि बहुभुज, क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है बहुभुज के अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोण का योग देखिए क्या है, यहाँ पूछा है बहुभुज के। देखिए मैंने जो नोट्स में दे रखा है आपको, इस पर गौर दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए बहुभुज के अंतः कोणों का योग इतना है, ये क्या है हमारा सूत्र होता है। तो n क्या है, बहुभुजों की संख्या है। तो इसके करने का मतलब ये है, बहुभुज किसे कहेंगे, अभी हम आपसे बताएं कि कम से कम कितनी भुजा होना चाहिए, 3 भुजा होना चाहिए। तो 3 भुजा में क्या ले सकते हैं हम, 3 भुजा में क्या आएगा हमारे पास, त्रिभुज आएगा। क्या आ जाएगा,
मतलब अगर बहुभुज लेते हैं तो हम 3 भुजा वाला कोई भी ले सकते हैं, 4 भुजा को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिद्ध करने के लिए सबसे, अगर हम 2D में अगर बात करें तो कोई सबसे छोटा अगर कोई बहुभुज है तो क्या हमारा त्रिभुज ही है। तो जैसे देखिए ए बी और ये हो गया सी, एन क्या है हम भुजा मान लेते हैं, एन क्या है भुजा, ठीक है, एन भुजा है, क्या है एन भुजा। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, अगर मानते हैं एन क्या है भुजा, तो ये त्रिभुज हमने ले लिया, तो त्रिभुज में कितने, अब त्रिभुज में हमारी बात को समझिएगा, त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं, तो हम क्या कहेंगे एन बराबर कितना होगा, आप बता सकते हैं कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा। तो मैंने क्या एन बराबर क्या ले लिया 3। अगर यही बोला है कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र, अगर इसको हम रखते हैं n-2 गुणे 180, ठीक है, ये हो गया। तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे, क्योंकि हमने त्रिभुज ले रखा है तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3-2 गुणे 180। अगर मैंने इसको घटा दिया तो यहाँ 3 में से 2 जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1 गुणे 180, अगर इसका गुणा करते 180 हो जाएगा। तो ये भी तो आप जानते हैं, हम लोगों ने आपको बताया कि 8 में लोगों को ये कहा जाता है क्लास 8 में जब हम लोग पढ़ते थे कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। वही सीधे यहां कर दिया इस फार्मूले पर, बात तो हमारे समझ गए। अगर यही मैं कह दूं कि चतुर्भुज है, अब हमने त्रिभुज का बता दिया, अब मैं कह दूं कि यहां एक चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है, यहाँ क्या है चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो चतुर्भुज में कितने भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं, कितनी होती है 4 होती हैं, ठीक है, 4 होती है, कितनी होती हैं, n बराबर क्या आ गया 4, ठीक है, कितनी भुजाएं होती है 4। अब इनका निकालना हमें क्या कौन, तो इसको क्या कर रखेंगे, इसी सूत्र में इसको रख देंगे, तो रखेंगे तो यह सूत्र है आपका n-2 गुणे 180, ठीक है, हो गया। n की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, -2 गुणे 180, ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 180, अब इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री, आ गया। अब कैसे, अब ये भी तो जानते हैं कि चतुर्भुज अगर समांतर चतुर्भुज है या कोई भी चतुर्भुज है या वर्ग है, तो उसके अंतः कोणों का उसके अंदर के कोणों का योग कितना होना चाहिए 360, ये आ गया आपका 360। लेकिन इस चीज को याद करने के लिए ये जान लीजिए कि सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज में त्रिभुज होता है। तो इसको दिमाग में बैठाने के लिए कि उसका तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो हमको 180 निकालने के लिए क्या करना है, उसको दिमाग में बैठाना है कि केवल भुजाओं में से 2 को घटा देके उस पर एक ही सूत्र से आपका सारा का सारा उस पर आपको त्रिभुज 3 भुजा पूरे 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा जितना भुजा पूछे उसके बारे में आप निकाल सकते हैं कितना कोण होगा उसका, ठीक है। अभी शिक्षा हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलिए बहुभुज के आंतरिक, ठीक है। अब अगला हमारा इसी में है, देखिए बहुभुज के अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 360 होता है, ठीक है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रत्येक अंतः कोणों का, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक अंतः कोणों का माप, प्रत्येक अंतः कोणों का माप, अगर अब उसका माप पूछेगा, कोण के माप पूछ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है, देखिए n-2 गुणे 180 बटा n, ठीक है। तो n-2 गुणे 180 डिग्री बटा n, इसके लिए प्रत्येक अंतः कोणों का माप अगर हमको ज्ञात करना है तो इसका सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारा इसी में प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण मतलब बाहर के कोण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है
बाहर की। तो प्रत्येक बाह्यकोण का माप 360 डिग्री बटा n होता है। ठीक है, तो अब यह 360 डिग्री बटा n, इसका मतलब हम बताते हैं कि देखिए n की जगह पर अगर मान लीजिए अगर त्रिभुज मैं लिया था उसमें भी, इसमें भी त्रिभुज ले रहा हूं, तो यह हो जाएगा 360 और 3 ले लिया, यानी 3 क्या लिया हूं, त्रिभुज के लिए लिया हूं। किसके लिए, त्रिभुज के लिए। अब इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा तुम आपका 120। ठीक है, भाग दे दिया हमने 120, 120 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ये बाह्यकोण, किसका बाह्यकोण है, त्रिभुज का, त्रिभुज के बाह्यकोण के लिए है। ठीक है, अब इसी तरह आगे हम बोलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, बहुभुज में विकर्ण की संख्या, बहुभुज में विकर्ण की संख्या, कभी कभी पूछ देता है विकर्ण की संख्या बताइए, तो विकर्ण की संख्या के लिए सूत्र जो हमारा है n माइनस 3 बटा 2 है, ये विकर्ण के सूत्र के लिए। ठीक है, अगर हमको विकर्ण ज्ञात करना है, किसमें विकर्ण ज्ञात करना है, अगर मान लेते हैं कि हम त्रिभुज में विकर्ण ज्ञात करने जा रहे हैं, तो त्रिभुज के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, तो 3 रखेंगे n की जगह पर, n की जगह पर 3 रखा, ठीक, बटा 2, 3 गुणे, इधर देखिए, इधर ध्यान से देखिए, ये 3 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 बटा 2, इसका जब गुणा करेंगे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। त्रिभुज हमारा क्या होता है, विकर्ण होता ही नहीं, 0। अगर यही कह दे कि चतुर्भुज, समचतुर्भुज में बताइए, तो उसके जगह पर क्या रखेंगे, n की जगह पर क्या रखेंगे, हम n की जगह पर क्या रखेंगे, n की जगह पर हम रखेंगे, ठीक है, n की जगह पर हम क्या रखेंगे, n, सूत्र वही रहेगा सेम, n माइनस 3 बटा n माइनस 3 बटा 2। ठीक, n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रख दिया, फिर 4 माइनस 3 बटा 2, 4, इसको जब घटाएंगे ये हो जाएगा 1। यहाँ कंफ्यूजन था आपको, तो हम बता दें कि ये सूत्र है, n और ब्रैकेट n माइनस 3 बटा 2, ये सूत्र की जगह पर हम जो n का मान रखे हैं ना, वो सम चतुर्भुज के लिए रखा है, तो 4 रख दिए। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से उसमें गुणा करेंगे तो 4 का होगा, और 4 से फिर 4 हो जाएगा, इधर देखिए 4 बटा 2, अगर इनको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि हमारा सम चतुर्भुज में, यानी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, 2। तो ये देखिए 2 आ गया हमारा, इस सूत्र से आप विकर्ण भी निकाल सकते हैं। ठीक, आगे चलेंगे हम, अगला हमारा है बहुभुज में विकोणों की संख्या। बहुभुज में विकोणों की संख्या आपने, यह हमने बता दिया। ठीक, यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो हमारा बहुभुज जो एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन तो आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था हमने आपको बता दिया। अब आगे हम चलते हैं, अब हम मेंसुरेशन में ये भी है, तो मेंसुरेशन हम आगे चलते हैं आपका वर्ग। हाँ ठीक है, आयत, वर्ग और विषमबाहु। ठीक, तो हम आपको बताएंगे आयत। हाँ, आयत देखिए, आयत ये है आपका आयत, क्या है, आयत। ये जो बना रखे हैं ये आता है। ठीक है, मानते ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, आयत का एक छोटा सा डिफिनीशन, उसको बारे में आप जान लीजिए। आमने सामने की क्या होती हैं, भुजाएं, ये इसको हम भुजा बोलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये क्या होंगे, भुजा, या आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक, यानी ये इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा। अब मैं 3 क्यों किया हूं, क्योंकि ये इसके बराबर है, क्योंकि सेम करता तो ये चारों सेम हो जाता, इसीलिए मैं ट्रिक के लिए बता दिया आपको कि ये ऐसा है। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, आमने सामने की क्या है, भुजाएं बराबर होती हैं, इसे आयत कहते हैं। ठीक, अगर आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो, आयत का क्षेत्रफल, ठीक, तो ये अगर मान लेते हैं ये लंबाई है, ठीक, ये चौड़ाई है, ठीक, ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ। ठीक, तो ये लंबाई या चौड़ाई है। क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे हम, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा क्या हो जाएगा,
क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका हमको परिमाप ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? परिमाप का मतलब ये होता है कि यहां से चले, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सूत्र याद करने से बढ़िया है कुछ समझना जरूरी है। यहां से चले, यहां से चले, फिर यहां गए, यहां से गए, फिर यहां गए, फिर यहां से गए यहां, फिर वहीं आ गए, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमाप। क्या बोलेंगे? परिमाप। इसको साइंस के भाषा में क्या बोलेंगे? विस्थापन। चारों से घूम के आकर वहीं आएगा, जीरो हो जाना, उसको विस्थापन बोलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये हम यहाँ से चले फिर पूर्व घूम के वहां आ गए, इसको परिमाप बोलेंगे। तो परिमाप का सूत्र क्या होगा? आप खुद बना लेंगे, परिमाप। चारों को जोड़ देंगे तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, क्योंकि ये भी L होगा, क्योंकि आमने सामने से पूछा बराबर। ठीक, तो हम क्या करेंगे? L को जोड़ देंगे तो 2L हो जाएगा, BB को जोड़ेंगे तो 2B हो जाएगा। ठीक, अभी इसमें से क्या कॉमन मिलेगा? 2 कॉमन मिलेगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप, जो हमने यहाँ आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, लेकिन आपको ये समझा दी कि कैसे आया हुआ है। ठीक, अब आगे चलेंगे विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण अभी हम बताया था ना आपसे, विकर्ण अभी मैंने बहुभुज पढ़ाया तो उसमें विकर्ण बताया था। तो ये भी एक प्रकार से चतुर्भुज ही है, लेकिन आयत चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज है, इसमें भी 2 विकर्ण है, विकर्ण है। तो हमको ये विकर्ण ज्ञात करने के लिए, ये वाले विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एक पाइथागोरस प्रमेय आता है, आप जानते भी होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ प्रयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ L के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यह हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो गया, जो यहाँ हम दे रखा। ठीक है, आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे सेम हमारे हैंड राइटिंग से, यह हम खुद ही लिखे हुए हैं, हम खुद बनाए हैं, खुद इस पर तैयारी करने के बाद ही आपको बता रहा है। तो ये आपको हैंड राइटिंग से पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी आपको जरूरत होगा तो आपको पूरा हम आपको दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं वर्ग। वर्ग के बारे में अब आपको हम वर्ग बताते हैं। वर्ग, यह है वर्ग। वर्ग इस चैप्टर में आपको इस ऐसे चैप्टरों में आपको सूत्र का ज्यादा प्रयोग पड़ता है। आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, सूत्र को दिमाग में बैठाते रहिए, कहीं सूत्र को कहीं दीवार पर लिख के चिपका दीजिए और एक बार जरूर उसको नजर मारते रहिए, तभी जाकर आप क्वेश्चनों सॉल्व होंगे। लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि हाँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेंसुरेशन में क्या होता है, जहां अगर आपको कहे, मेरी बात को समझिएगा, अगर वर्ग कह दे तो वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है, बात को समझिएगा, हम केवल बस बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा मेंसुरेशन को। अगर वर्ग का क्षेत्रफल कहे तो आप ऐसा नहीं लिखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे नहीं लिखना है। जब भी वर्ग का क्षेत्रफल कहे तो ए का स्क्वायर, अगर मानते हैं कि अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल तो ए का स्क्वायर लिखना, ये हिंदी भाषा में नहीं लिखेंगे, उसके मैथ के भाषा में लिखेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि पेपर में जो दिया रहता है, लिखेगा वर्ग का क्षेत्रफल 25 दिया है तो उसका भुजा ज्ञात करें, मतलब ऐसे दिया रहता है, उसका भुजा ज्ञात करें। तो डायरेक्ट यहाँ हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं वर्ग का क्षेत्रफल 25 नहीं, ए का स्क्वायर बराबर 25 दिया है तो डायरेक्ट हमें ए के निकाल देंगे कि ए का 25, ए बराबर क्या आ जाएगा? 5। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसीलिए इसके हिंदी भाषा पर नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं मैथ के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, आगे आपको हम बताते हैं। आल सेलेक्ट करने पर कट जाएगा, इसीलिए अब समझाने के लिए अब आइए। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सेम क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ए, ये भी ए, ये क्या है? भुजा है।